बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि हमारी बुक्स में वो कौन कौन सी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी आपस में यूनिट सेम है, या उनकी आपस में डायमेंशन सेम है, या उनकी दोनों चीज़ें आपस में सेम हैं। इस लेक्चर के सेकंड फेज़ में हम ये सीखेंगे जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, लाइक सिस्टम इंटरनेशनल है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, उन डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स का आपस में लिंक क्या है और हमारे MCQs में किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से हम बना सकते हैं। ये डिफरेंट फेज़ आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट करते हैं कि हमारी बुक्स में कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनकी आपस में यूनिट भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए बोर्ड पे एक MCQ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम यूनिट्स, कि इनमें से किस पेयर की यूनिट सेम है। देखिए, एक मेथड तो इसको अटेम्प्ट करने का ये हो सकता है कि हम इन सब की यूनिट्स यहाँ पर लिखकर सॉल्व करना शुरू कर दें। मतलब देखिए, 4 ऑप्शन हैं तो 8 क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। अब हम एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम सब की यूनिट लिखें, यानी सबका फार्मूला लिखें, उसके बाद उसकी यूनिट लिखें और फिर चेक करें कि क्या इसकी यूनिट इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा इसका मेथड ये है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा फिर, कि हम हर एक की यूनिट लिख के उसके इक्वल उसको प्रूव करते रहें फिर हमें आइडिया हो। इसका इससे अच्छा मेथड ये है कि क्यों ना हम ऐसे करें कि हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम उनको याद कर लें कि किस क्वांटिटी के साथ यूनिट सेम है या डायमेंशन सेम है। तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको अपनी बुक पे ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा कि अगर इस तरह का MCQ आता है जिसको अटैम्प्ट करते हैं आपके तकरीबन 2 मिनट्स लग सकते हैं, अगर आप 8 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं तो बेहतर है कि हम अपनी बुक के अंदर जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लें कि किसकी किसके साथ यूनिट सेम है और किसकी किसके साथ डायमेंशन सेम है। तो इस तरह का अगर फिर कोई MCQ आएगा तो उसको फिर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने नॉलेज की बेस पे उसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किन किन क्वांटिटीज़ की आपस में यूनिट सेम है और किन क्वांटिटीज़ की आपस में डायमेंशन सेम है। देखिए, पहला टॉपिक है वर्क, टॉर्क और टॉर्जनल कपल मैंने लिखा है। वर्क का जो फार्मूला होता है W=FD cos थीटा है। अगर हम इसकी यूनिट बनाएं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, cos थीटा रेशो होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। टॉर्क का फार्मूला RF sin थीटा है, R की यूनिट मीटर, फोर्स की न्यूटन, sin थीटा अगेन रेशो है, इसकी यूनिट नहीं होगी। थर्ड जो चीज़ लिखी है वो टॉर्जनल कपल है, इसको लोग टॉर्जनल कांस्टेंट भी कहते हैं, C इसकी सिंबल होती है। टॉर्क ओवर थीटा इसका फार्मूला है। आप लोगों ने जो गैल्वानोमीटर का टॉपिक बुक 2 में पढ़ा है उसके अंदर इसका जिक्र काफ़ी है। तो टॉर्क ओवर थीटा हो जाएगा, टॉर्क की यूनिट अगेन न्यूटन मीटर है और थीटा जो होगा वो रेडियन की इक्वल होगा। अब बच्चे इनमें सिमिलरिटीज़ देखते हैं। बच्चे आप लोगों को एक चीज़ तो याद होगी, जो वर्क है वो न्यूटन मीटर, उसकी यूनिट हम लिख रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क बेसिकली एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। यानी वर्क जो है वो एक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। लेकिन जो टॉर्क है क्या वो एनर्जी है? वो एनर्जी तो नहीं है। और क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि हम लोगों ने ये लफ्ज़ बोला हो कि 5 जूल टॉर्क हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन मीटर है, वर्क का जो न्यूटन मीटर है उसको तो हम जूल लिख सकते हैं, लेकिन जो टॉर्क और न्यूटन मीटर है उसको आप लोग जूल के इक्वल नहीं लिख सकते। यानी ये न्यूटन मीटर जूल हो सकता है लेकिन ये वाला न्यूटन मीटर जो है वो जूल की इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह ये वाला न्यूटन मीटर भी फिर जूल की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, टॉर्क को शो कर रहा है। तो यहाँ से बच्चे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आप लोग वर्क और टॉर्क को बात करें और आपका ये MCQ आ जाए कि क्या इन दोनों की यूनिट सेम है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हम न्यूटन मीटर को देख के आंसर नहीं करेंगे, हम इसकी कंप्लीट हिस्ट्री पे MCQs का आंसर करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि वर्क और टॉर्क की आपस में यूनिट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये तो जूल की इक्वल है लेकिन ये वाला जो है वो जूल की इक्वल नहीं है।
तो ओरिजिनल कपल के बारे में तो और आसान बात है कि उसकी यूनिट इनके साथ मैच नहीं कर रही। तो ये बात कंफर्म होगी कि इन तीनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आपस में जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, यानी इनके आपस में यूनिट्स मैच नहीं कर रही। लेकिन बच्चों अगर हम इनकी डायमेंशन देखें कि क्या डायमेंशन मैच करती हैं या नहीं करती, तो डायमेंशन तो हम न्यूटन मीटर से बनाएंगे। सपोज करें तो न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं बेस यूनिट्स की फॉर्म में, मीटर एज इट इज आ जाएगा, ये मिलकर किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब ये बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। अब हम इसकी यहाँ से डायमेंशन बना सकते हैं। किलोग्राम की डायमेंशन m, मीटर स्क्वायर की l स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर की t-2। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो ml स्क्वायर t-2 होगी। अब जो आप ज़रा देखें कि रेडियन के बारे में हमें पता है कि रेडियन जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि टोरियल कपल की भी अगर डायमेंशन बनाएंगे तो उसमें रेडियन की डायमेंशन तो नहीं होगी, तो उसकी भी न्यूटन मीटर से बनेगी भी, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से हमें बच्चे एक इन्फॉर्मेशन ये मिली कि इन तीनों की आपस में क्या डिफरेंट है, यूनिट्स डिफरेंट हैं बट हैव सेम डायमेंशंस। तो अब अगर आपका ये एमसीक्यू आता है कि आप ऐसी क्वांटिटीज़ को चूज़ करें जिनकी यूनिट डिफरेंट हो लेकिन डायमेंशन सेम हो, तो ये तीनों क्वांटिटीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जब बच्चों वर्क का वर्ड आता है इसके साथ एनर्जी की कोई फॉर्म आ जाए, यानी सिंपल वो टोटल एनर्जी का वर्ड यूज़ करे, आपका एमसीक्यूज आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी का एमसीक्यूज आ जाए, काइनेटिक एनर्जी का एमसीक्यूज आ जाए, या कोई भी एनर्जी की फॉर्म आ जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, एनर्जी की कोई भी फॉर्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो या मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी हो या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी जिसे हम कहते हैं, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म हो, तो आप लोगों ने याद रखना है उन सब की यूनिट जो होगी वो किसकी कुल होगी, जूल होगी। तो उसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ वर्क, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो हैं इन सब की आपस में यूनिट और डायमेंशंस के सेम हैं और सब की यूनिट न्यूटन मीटर को हम किसकी इक्वल लिख सकते हैं, जूल की इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत फेमस पेयर है, सबको याद है, इम्पल्स एंड मोमेंटम का पेयर है। मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला भी लिखा है, इम्पल्स F/t होता है, मोमेंटम P=mv होता है। इसकी यूनिट न्यूटन, टाइम की सेकंड, न्यूटन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से कैंसिल किया है मैंने, तो इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। तो ये इम्पल्स की यूनिट है इन टर्म्स ऑफ डराइव्ड यूनिट और ये इम्पल्स की यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो दोनों यूनिट्स याद रखनी है, इन टर्म्स ऑफ डराइव्ड भी और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी। मोमेंटम की अगर हम यूनिट बनाएं, mv फार्मूला है kg मीटर पर सेकंड, तो अभी हमने देखा कि kg मीटर पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या चीज़ समझ आई कि इन दोनों की आपस में सेम यूनिट्स हैं। अगर यूनिट सेम हैं तो देखिए इनकी ये जो बेस यूनिट्स हैं वो भी आपस में क्या कर गई, मैच कर गई हैं। अगर बेस यूनिट्स मैच कर गई हैं तो इनकी डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये इम्पल्स और मोमेंटम एक ऐसा बच्चों पेयर है जिसकी आपस में यूनिट भी सेम है और आपस में डायमेंशन भी सेम है। नेक्स्ट बहुत फेमस क्वेश्चन, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का मैंने पेयर लिखा है बच्चों। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.625 × -34 जूल सेकंड लिखा जा सकता है। इस जूल सेकंड को हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जूल आपको याद है न्यूटन मीटर होता है, साथ में यही सेकंड लिखा हुआ है। न्यूटन की वैल्यू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन ये मीटर सेकंड आ जाएगा, सेकंड से एक कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड नीचे बच गया है। तो kg ये मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैंक्स कांस्टेंट की दोनों यूनिट्स बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। बार बार मैं कुछ यूनिट्स के लिए 2 यूनिट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपके जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें आपको बेस यूनिट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कैसे एक्सप्रेस करेंगे और उसी क्वांटिटी की यूनिट को इन टर्म्स ऑफ हम डिराइव्ड यूनिट्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए दोनों आप लोगों ने याद रखनी होती हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट जूल सेकंड है और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट kg मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड है। अब बच्चों दूसरी क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, जिसकी सिंबल हम L यूज़ करते हैं, mvr इसका बहुत कॉमन सा फार्मूला है। यूनिट पुट करते हैं मास की kg, स्पीड की मीटर पर सेकंड, r की मीटर।
मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड हो जाएगा, जिसको हम जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आ गई कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की आपस में यूनिट सेम आ रही हैं। देखें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको जूल सेकंड लिख सकते हैं, इसकी तो पहले जूल सेकंड थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुत फेमस पेयर है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इनकी भी आपस में सेम यूनिट एंड क्या होंगी, डायमेंशंस होंगी। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन की। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला F/x होता है, फोर्स है, x स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला एक्सटेंशन या उसका कंप्रेशन है। सरफेस टेंशन का फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसकी यूनिट बनाएं तो न्यूटन पर मीटर, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर। ये फिर मैंने इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये 1/मीटर कैंसिल होकर केजी मीटर स्क्वायर। तो अब बच्चों आप याद रखें कि इसकी यूनिट भी केजी मीटर, केजी ओवर पर सेकंड स्क्वायर बन रही है, इसकी यूनिट भी केजी पर सेकंड स्क्वायर बन रही है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आ गई कि स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन की एक तो आपको ड्राइव यूनिट का आइडिया हो गया, दूसरा आपको दोनों की बेस यूनिट का आइडिया हो गया। अब हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन है, इन दोनों की आपस में सेम यूनिट है और सेम डायमेंशन भी हैं, यानी बोथ हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक और बहुत फेमस पेयर जनरल गैस कांस्टेंट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। जनरल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू वैसे भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला C=Q/N डेल्टा T होता है। अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट बनाएं हीट, Q मीन हीट, यूनिट जूल, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, पर मोल हो जाएगा, डेल्टा T टेम्परेचर को शो कर रहा है तो इसकी यूनिट केल्विन होगी। तो देखिए इन दोनों की आपस में यूनिट भी सेम आ रही हैं, और अगर हम इनकी डायमेंशन बनाएंगे तो वो भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि R और C बोथ हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब नेक्स्ट पेयर बहुत फेमस है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम बच्चे K से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1.38 × -23 जूल पर केल्विन होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिस तरह जनरल गैस कांस्टेंट की आपको कहा है याद करें। एंट्रोपी जो है, जो कि फर्स्ट ईयर की बुक का लास्ट टॉपिक है, इसका फार्मूला Q/T होता है। Q हीट है, T टेम्परेचर है, यूनिट बनाए तो जूल पर केल्विन होगी। तो देखिए बच्चे इसकी यूनिट भी जूल पर केल्विन है, एंट्रोपी की यूनिट भी जूल पर केल्विन है। इसका मतलब ये हुआ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी भी एक पेयर है, और दे बोथ हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। नेक्स्ट बच्चों मैंने 4 फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों के लिए लिखी हैं। प्रेशर जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट हमें याद है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोगों ने एनर्जी डेंसिटी काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, आप लोगों ने इस बुक के स्टार्ट में कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की है, उसके बाद चलकर आप लोगों ने जब एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर पढ़ा था, वहाँ पर जाकर हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है, तो बर्नौलीज इक्वेशन में भी हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी एनर्जी डेंसिटी ही हैं। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट एनर्जी की जूल, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। जूल को बच्चे मैंने न्यूटन मीटर लिखा है, उसी तरह मीटर क्यूब, मीटर इस मीटर क्यूब से जब कैंसिल हुआ है तो मीटर स्क्वायर नीचे बच गया, ऊपर न्यूटन। तो इसका बच्चों मतलब ये हुआ कि अब आप ज़रा गौर करें, जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ गई है जब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की यूनिट सेम होगी। एक और चीज़ मैंने नीचे लिखी, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल उनके साथ मैच कर रही है। इलास्टिक मॉडुलस, अब इलास्टिक मॉडुलस आ जाए, यंग मॉडुलस वो कह दे, उसके अलावा बल्क मॉडुलस कह दे या शेयर मॉडुलस कह दे, एक ही बात है। मैंने ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लिखे कि आप इलास्टिक मॉडुलस का वर्ड याद रख लें, अगर इसकी कोई भी टाइप आ जाए तो इसी का पार्ट वो काउंट होगी, क्योंकि जो इलास्टिक मॉडुलस की जितनी भी टाइप्स हैं सब की आपस में यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में आपको बच्चों याद है,
इसकी नो यूनिट एंड डायमेंशन, ना तो इसकी यूनिट होती है ना इस ट्रेन की कोई डायमेंशन होती है, तो नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो इलास्टिक मॉडुलस की वही यूनिट होगी जो किसकी है, स्ट्रेस की है, और स्ट्रेस का फार्मूला में याद है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो बहुत अच्छा एमसीक्यूज हमारे लिए बन गया कि जो चारों फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई हैं इन सब की देख लें यूनिट्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इनकी यूनिट भी सेम होंगी, और अगर हम इनकी डायमेंशन बनाएं तो डायमेंशन भी सेम आएंगी। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि दे ऑल हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इन सब की यूनिट भी सेम है और इन सब की डायमेंशन भी आपस में सेम होंगी। अब बच्चों हम लोगों ने कुछ फेमस पेयर सीख लिए हैं जिनकी यूनिट्स और डायमेंशन आपस में सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं। अब हम उसी बेस पे अपने इस एमसीक्यूज़ को देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो गया है कि हम इसको बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर कर सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन पे गौर करते हैं। इसमें उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट्स। तो मुझे बताएं अभी हम लोगों ने इंट्रोपी का पेयर किसके साथ पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि इंट्रोपी की यूनिट और डायमेंशन किसके साथ सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ सेम है। तो इसका मतलब कि इंट्रोपी का पोटेंशियल डिफरेंस साथ पेयर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पेयर तो किसके साथ है, इंट्रोपी के साथ मैच करता है, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मैच नहीं करता, और प्लैंक्स कांस्टेंट खुद किसके साथ मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम के साथ। इसका मतलब है इन दोनों की भी आपस में यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं है। तो अब आपको आइडिया हो रहा है ना कि हम किसी एक क्वांटिटी को जब देखेंगे तो हमें खुद ही माइंड में आ जाएगा कि उसका किसके साथ पेयर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम फेमस पेयर अब रीड कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट स्टोरी आपका है वर्क एंड टॉर्क है। वर्क और टॉर्क के बारे में हमें पता है कि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, और बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कि न्यूटन मीटर को देखकर कुछ बच्चे जो हैं उसको सेम बोल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि क्या इनको जूल लिख सकते हैं या इनको जूल नहीं लिख सकते। उस बेस पे हम लोगों ने आज सीख लिया है कि वर्क और टॉर्क की भी आपस में यूनिट और डायमेंशन यूनिट जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन क्या सेम है, डायमेंशन सेम है। अगर फर्स्ट को देखा जाए इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो इम्पल्स और मोमेंटम तो हम लोगों ने पढ़ा है इनकी यूनिट भी सेम है और इनकी डायमेंशन भी सेम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फिर अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट कंसीडर होगा। तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा है। इसमें आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस है। M स्टैंड फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, R अगेन रेजिस्टेंस, L यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, M यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस। बहुत फेमस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बुक 2 की। आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि इन सारों को मैंने इक्वल क्यों लिख दी है। इनको मैंने इसलिए इक्वल लिख दी है कि इन सब की यूनिट सेम है, यानी इक्वलिटी का साइन जो मैंने यूज़ किया है ये यूनिट की वजह से इक्वलिटी का साइन लिखा है। और आप लोगों ने याद रखना है कि इन सब की यूनिट किसकी इक्वल है, सेकंड की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब की आपस में सेम यूनिट है और सेम डायमेंशन है। तो बच्चों याद रखना है इक्वलिटी का साइन न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से नहीं है। इक्वलिटी मैंने यूज़ इसलिए कर दी है कि इन सब की यूनिट आपस में क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ हो गया कि आप लोगों ने ये सारी क्वांटिटीज याद रखनी है। अगर इस फॉर्म में ये लिखी जाए तो सब की यूनिट किसकी इक्वल होगी, सेकंड की इक्वल होगी। अब हमें पेपर में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इन सब के रेसिप्रोकल ले लें, 1/RC कर दें, इसको R/L, उसको R/M, 1/√LC, 1/MC कर दें। तो अब बच्चों ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप लोगों ने उसके रेसिप्रोकल ले लिए हैं। अगर सब के रेसिप्रोकल ले लिए हैं तो सब की यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अब भी हम याद रख सकते हैं कि इन सब की आपस में यूनिट भी सेम है और सब की आपस में डायमेंशन भी सेम है। अब बच्चों हम एक डिफरेंट टेक्निक सीखते हैं कि यूनिट्स फाइंड आउट करने की ना। मैंने आपके लिए बोर्ड पे डिफरेंट फार्मूला लिखे हैं। एक फार्मूला 1/μ0ε0 है, इसी को पहले फोकस कर लेते हैं। देखिए अगर आपका एमसीक्यू ये आ जाता है कि इस फार्मूला की आप यूनिट या डायमेंशन बताएं। देखिए अगर आप इसकी यूनिट बताना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले μ0 को सॉल्व करना पड़ेगा। μ0 क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। फिर आप ε0 क्या चीज़ है, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये मैग्नेटिज्म की चीज़ है, ये इलेक्ट्रिसिटी में आता है।
आप लोगों ने कूलम लॉ में भी इसको पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों की यूनिट्स को जब हम सॉल्व करेंगे, उनका अंडर रूट लेंगे, तब जाकर इसकी हमारे पास क्या निकल आएगी, यूनिट निकल आएगी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि आप लोग इतना ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन करें। अब इसका रिवर्स मेथड क्या है कि आप जो बच्चा ये सोचो कि ये वाला जो फार्मूला आप लोगों ने लिखा हुआ है ये किस चीज़ का फार्मूला है, क्योंकि जब आप एफएससी में इंट्रेंस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक के सारे फार्मूलाज को याद तो करते हैं। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने उसमें यूनिट नहीं पुट करनी जब कोई फार्मूला गिवन होगा। तो फार्मूला को यूनिट पुट करके हम कोशिश करेंगे सॉल्व ना करें, क्योंकि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। हम ये देखेंगे कि वो वाला फार्मूला किस फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला है, तो वहाँ से हम उसका आंसर ईज़िली कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलहदा है कि अगर आपके माइंड में ये आ ही नहीं रहा वो किस चीज़ का फार्मूला है, तो फिर आप वो दूसरी अप्रोच अप्लाई करेंगे कि आप उसमें यूनिट पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट में मैंने आपसे पहले भी बात की कि हमारे पास एक एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के जस्ट 45 सेकंड्स हैं। तो हम लोगों ने कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करना होता है, जिस तरह अभी हम लोगों ने इस एमसीक्यूज़ में किया है, कि जो इनिशियली में भी हमें लेंथली लगता हो, उसको प्रिपेयर करने में हमें टाइम ज़्यादा लगा हो, लेकिन हमारा जब एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट होने का टाइम आए तो उस वक्त हम उसको विदिन 2-3 सेकंड्स सॉल्व कर लें। तो इसको बच्चे अब आपको याद आ चुका होगा कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो है ये फार्मूला किस चीज़ का फार्मूला है, ये स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है। और ये वाला फार्मूला किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। और ये फार्मूला है किस चीज़ का, स्पीड ऑफ लाइट का है। ये तो बहुत आसान सी बात होगी फिर कि मैक्सवेल फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमें इसको बिना सॉल्व किए मैं लिख सकता हूँ कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड की यूनिट और डायमेंशन आपस में सेम होती हैं। अगर इस साइड की यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी मीटर पर सेकंड ही होगी। नीचे बच्चे देखें E/B। अब आप सोचें किस चीज़ का फार्मूला है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से आएगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड में ये तो स्पीड के ही फार्मूला था। इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अगेन अगर ये फार्मूला स्पीड का है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड यूनिट होगी। गैमा P/ρ आपके माइंड में आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में ये लैप्लास फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। गैमा इसमें क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, P इसमें क्या है, प्रेशर, ρ इसमें क्या है, डेंसिटी। तो अब ये जो फार्मूला बन रहा है ये भी लैप्लास फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। अगर ये स्पीड का फार्मूला है तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी। P/ρ आपको याद आ चुका होगा, ये न्यूटन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ही है। तो इसकी यूनिट भी आप लोगों के पास फिर क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। अब √F/m जो है ये भी चैप्टर 8 का ही फार्मूला है, और ये वाला फार्मूला स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ रोप का है, यानी किसी रोप में जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनका फार्मूला V है। और इस फार्मूले में जो F लिखा हुआ है वो क्या है, टेंशन है। और M इस फार्मूले में जो लिखा है मैंने ऊपर आप लोगों के लिए लिख दी है वो लीनियर मास डेंसिटी है। अक्सर बच्चे इस M को मास समझ लेते हैं, और जब इस फार्मूले में वो बताता है ना कि ये फार्मूला जो है वो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ रोप का है, और आपका एमसीक्यूज़ यूँ आता है कि आपको बताया होता है क्वेश्चन में कि दिस इज़ द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ रोप, इसमें आप M की यूनिट बताएं। तो अक्सर बच्चे इस M की यूनिट किलोग्राम लिखते हैं। तो याद रखना इसमें जो M लिखा हुआ है वो लीनियर मास डेंसिटी है, और उसका अपना फार्मूला मास पर यूनिट लेंथ होता है, और इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर होगी। तो याद रखना है कि आपके पास अगर इस शेप में स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव का फार्मूला लिखा हुआ आ जाए तो इसमें M की यूनिट किलोग्राम नहीं है, बल्कि M की यूनिट किलोग्राम पर मीटर होगी। अब इसमें F जो है वो क्या चीज़ है, न्यूटन है। टेंशन है तो टेंशन को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। तो इसकी अगर हम ओवरऑल यूनिट की बात करें तो इसकी ओवरऑल यूनिट जो बनेगी वो मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि ये स्पीड का फार्मूला है। अब जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो फिर भी आप एक कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं, उसको ज़रा देखते हैं। सपोज़ करें बच्चे आपका यूँ क्वेश्चन आ गया, वो आपसे पूछता है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताएं। अब जल्दी में आप ये गलती ये करते हैं क्योंकि आपको ये शेप याद हुई होती है और आपको पता होता है कि ये स्पीड का फार्मूला है, तो आप इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों आप ज़रा खुद सोचो, ये स्पीड के इक्वल कब आता है, जब इसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ हो। तो देखें क्या इसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लिखा हुआ तो आप लोगों ने माइंड में लेकर आना है कि ये वाला फार्मूला ओरिजिनल था, इसका अंडर रूट कैसे ख़त्म हुआ है। इसका इसने क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा,
इसका मतलब है ये c के इक्वल नहीं है, ये अब किसके इक्वल आ रहा है, c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर यही बेसिक फार्मूलाज आ जाएँ तो ये थोड़ा ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हुआ कि फार्मूले में अंडर रूट हो और आप लोगों ने अंडर रूट रिमूव किया हो, या फार्मूले में अंडर रूट ना हो उसने उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया हो। तो फार्मूला की शेप थोड़ी माइंड में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो ये c की इक्वल नहीं है, अब ये किसकी इक्वल आ रहा है, c स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। अब अगर हम इसकी यूनिट बनाएंगे तो मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड होगी, स्क्वायर लगाएंगे तो मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होगी। अब बच्चों हम सीखेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी अननोन इक्वेशन में हम किसी भी फैक्टर की यूनिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत फेमस एमसीक्यूज़ भी आपके सामने लिखा है। एमसीक्यूज़ ये है कि इफ़ x इक्वल टू AT² प्लस BT³, जिसमें x बताया गया है कि मीटर में है और जो टाइम है t स्टैंड फॉर टाइम वो किस में, सेकंड में गिवन है। अब क्वेश्चन उसका ये है कि इसमें a और b जो है इन दोनों की आप लोगों ने यूनिट्स फाइंड करनी है। बच्चों बात ये याद रखनी है कि बुक में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जितनी भी इक्वेशंस गिवन होंगी उसमें किसी फैक्टर की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए तो वो सारी इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी, यानी जो इक्वेशन आपको गिवन होंगी वो होमोजीनियस होंगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन का एक बहुत फेमस फीचर ये है कि उस होमोजीनियस इक्वेशन में ऑल टर्म्स हैव सेम यूनिट्स, सब टर्म्स की आपस में यूनिट सेम होती हैं। टर्म्स क्या होती हैं, ये इसमें जो बच्चे पूरी चीज़ लिखी हुई है ना, ये जो पूरी चीज़ है BT³ और प्लस के बाद जो है इस सिर्फ प्लस के क्या है AT², ये टर्म्स हैं या ये भी टर्म है। तो ये बेसिकली एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अब एक और चीज़ होती है फैक्टर, जिससे हम कहते हैं इसमें t भी फैक्टर है, T³ भी फैक्टर है और b भी फैक्टर है, T² भी फैक्टर है, a भी फैक्टर है। अब बच्चों याद ही रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन का फीचर ये होता है कि ऑल टर्म्स हैव सेम यूनिट्स, सब टर्म्स की यूनिट सेम होती हैं। फैक्टर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सब फैक्टर्स की भी आपस में सेम होगी, बल्कि सब किसकी सेम होगी, टर्म्स की यूनिट सेम होगी। तो अब अगर सब टर्म्स की यूनिट सेम हैं, हमें तो a और b की यूनिट चाहिए, तो हम ये करेंगे कि x को मैंने AT² की इक्वल लिख दी है और x को फिर मैंने BT³ की इक्वल भी लिख दी है, क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों टर्म्स हैं और हर दो की आपस में यूनिट सेम होंगी। तो अब मैंने इन दो के इसके इक्वल क्यों नहीं लिखा, यानी ये दोनों भी तो टर्म्स हैं, इनकी भी तो आपस में यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। उसकी वजह बच्चे ये है कि अगर मैं इन दो के इक्वल लिख भी लेता हूँ तो देखिए इसमें a भी अननोन है, b भी अननोन है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को फिर फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन टर्म्स को आपस में इक्वल लिखा जाता है जिस तरह मैंने इन दो का आपस में इक्वल लिखा है। इसमें ये भी नोन है, ये भी नोन है और ये एक क्या है, अननोन है। तो उन टर्म्स को हम आपस में इक्वल लिखेंगे जिनमें सिर्फ कितने अननोन हो, 1 अननोन हो, इसलिए हम इनको इक्वल नहीं लिख सकते। हाँ ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों की भी जो भी यूनिट्स होंगी वो आपस में सेम होंगी। अब बच्चों हम यहाँ से a कैलकुलेट करते हैं। a अगर कैलकुलेट करना है तो T² उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा x/T², इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह x इक्वल टू BT³ है, b को अलहदा करें, x/T² यूनिट मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगी। तो ये बच्चे देखें हमारा डेल्टा ऑप्शन इस केस में मैच कर रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड क्यूब। इसमें एक ही गलती हो सकती है कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये है कि अगर पहले a लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन a को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बाद में b लिखा हुआ है तो बाद वाले ऑप्शन b को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्लॉक से रिलेटेड जो हैं, जो कि बहुत फेमस एमसीक्यूज़ हैं और बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ हैं। तो हम क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको अब डिस्कस करते हैं। क्लॉक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने लिखा भी है, इसको ज़रा देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और इसने नीचे डिफरेंट डिग्रीज लिखे हुए हैं, यानी आप लोगों ने बताना ये है कि 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं। देखो बच्चों क्लॉक के ऊपर 3 हैंड्स होती हैं, एक मिनट हैंड है, एक सेकंड हैंड है और एक और हैंड है। इन तीनों के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं और आपको क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आएंगे तो ये आपका डिग्री के फॉर्म में ऑप्शन गिवन है, आपको रेडियन की फॉर्म में भी ऑप्शन गिवन हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिग्री और रेडियन की फॉर्म में
अगर ऑप्शन गिवन होंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये नोट करें, इसमें जो लिखा हुआ है कि मिनट हैंड जो है उसका पहले क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। आप ज़रा खुद सोचें, जो मिनट हैंड होती है वो जब कंप्लीट रोटेशन कर लेती है अपना, तो एक कंप्लीट रोटेशन में मिनट हैंड ने यहाँ से स्टार्ट किया, उसने अपना रोटेशन कंप्लीट किया, तो उसने कितने मिनट कंप्लीट रोटेशन में कवर किए, 60 मिनट। अब अगर डिग्रीज देखें तो कितने डिग्रीज होंगे, 360 डिग्री भी उसके कवर होंगे, क्योंकि 1 कंप्लीट रोटेशन उसका कंप्लीट होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो 60 मिनट हुए हैं और डिग्रीज कितने बने हैं, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम 1 मिनट को देखते हैं कितने डिग्री की इक्वल होगा, तो 1 मिनट इसी साइड पर रहा, 60 जाकर डिवाइड हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री हो गया। तो बहुत आसान सी बात होगी। तो आपका आंसर बनेगा 1 मिनट में कितने डिग्रीज हैं, 6 डिग्रीज हैं। या वो जो क्वेश्चन चेंज होकर आता है, अब तो बहुत आसान हो चुका है ना। सपोज करें आपसे पूछता है बताएं 10 मिनट में कितने डिग्रीज होंगे। आपका एमसीक्यूज यूँ आ गया कि 10 मिनट में कितने डिग्रीज होंगे। तो आप ज़रा देखो, आपके पास ये स्केल बन चुकी है ना, इधर पे आप लोगों ने 10 मिनट बताने हैं, तो उधर भी 10 से मल्टीप्लाइड करोगे, 1 को 10 मिनट लिखा, उधर भी 10 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपके कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो 10 मिनट में कितने डिग्रीज बने, 60 डिग्री बने। तो इसका बच्चे मतलब ये हुआ कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा आप इस स्केल को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। एक और प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट इक्वल टू 5 × 6 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक होगी बात। अब इसी बच्चे जो मिनट की स्केल है इसको रेडियन की फॉर्म में भी समझ लेते हैं। तो वही बात दोबारा कि कंप्लीट रोटेशन में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं। अब अगर हम रेडियन देखें तो कितने रेडियन बनेंगे, 2 पाई रेडियन होंगे। 1 मिनट को इस साइड पे रहने दें, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करें, 2 को 60 से 30, तो 1 मिनट इक्वल टू π/30 रेडियन। तो अब अगर बच्चे आप लोगों के ऑप्शन रेडियन की फॉर्म में गिवन होंगे तो आप लोगों ने इस स्केल को यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते भी हैं। सपोज करें आपका क्वेश्चन आ जाता है कि 5 मिनट जो है वो कितने रेडियन के इक्वल है, यानी अब रेडियन अगर आपसे पूछता है तो हम इसको कैसे करेंगे, बोथ साइड पे 5 से मल्टीप्लाइड करें, 5π/30, और अब आपके पास साथ में क्या चीज़ आ जाएगी, रेडियन। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 को अगर हम इससे सॉल्व करें तो 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो π/30 रेडियन हो गया। इसका मतलब ये कि 5 मिनट अगर आपसे पूछता है रेडियन की फॉर्म में तो π/30 रेडियन की इक्वल होंगे। तो बहुत इजी अप्रोच है। इस तरह बच्चे अगर हम आवर हैंड को सोचें तो सपोज करें यहाँ से आवर हैंड मूव कर रही है, आवर हैंड ने मूव करना शुरू किया है, उसने कंप्लीट रोटेशन में कितने आवर कवर किए हैं, 12 आवर्स। डिग्रीज कितने हैं, 360 डिग्री। 1 आवर निकालना है तो 12 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 को 36 से कैंसिल करें, 3 टाइम कैंसिल हुआ, तो 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसमें पुट करके अब हल कर सकते हैं। इसी को बच्चे नीचे मैंने रेडियन की फॉर्म में लिखा हुआ है। 1 कंप्लीट रोटेशन में 12 आवर्स, हाउ मेनी रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। 1 आवर को आप लोग रेडियन में अगर देखना चाह रहे हैं तो 12 जाकर डिवाइड हुआ, ये 2 को 12 से कैंसिल करेंगे तो π/6 रेडियन। जिस तरह बच्चों मैंने आपको मिनट्स के क्वेश्चन बनाए हैं, सेम क्वेश्चन आप आवर के 2 आवर्स में कितने डिग्रीज होंगे, 3 आवर्स में कितने डिग्रीज होंगे इधर से निकाल सकते हैं। 2 आवर्स में कितने रेडियन होंगे, 3 आवर में कितने रेडियन होंगे, उनको यहाँ से आप कर सकते हैं। आखिरी जो है वो बच्चे सेकंड हैंड आपकी बात जाती है। सेकंड हैंड जो है वो भी बच्चे कंप्लीट रोटेशन में कितने सेकंड्स कवर करती है, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड कितने डिग्रीज होंगे, क्योंकि रोटेशन तो पूरा उसने भी किया अपना 360 डिग्री। इसका 1 सेकंड निकालेंगे, 60 को जाके डिवाइड किया हुआ, 0 0 से कैंसिल किया, 6 को 36 से कैंसिल किया, तो 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री। एमसीक्यूज वही जो मिनट के बनाए हैं। अब अगर हम इसको रेडियन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो 60 सेकंड इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 सेकंड के लिए 60 जाकर डिवाइड हो जाएगा, अगेन बचे 2 को 60 से कैंसिल करेंगे तो 30, तो 1 सेकंड इक्वल टू π/30 रेडियन की इक्वल होगा। तो बहुत फेमस एमसीक्यूज हैं आप लोगों के। आप लोगों ने जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद इसमें आप सेकंड्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आप इजीली इस पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं।